अ, अच्छा अब अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये है कि मैंने ना जीन ओंटोलॉजी होता क्या है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। कि पहले मैं आपको इस टॉपिक की ना समझ बताऊं। समझ ये है कि फर्ज किया मैं ना ये समझना चाह रहा हूँ। फर्ज किया कि इस क्लास के जितने बंदे हैं ना उनको मैं समझना चाह रहा हूँ बैठा। तो मैं कैसे समझूं? उसका ऑब्जर्व करके, उसको क्लासीफाई करके। फर्ज किया मैंने पहले क्लासीफाई कर लिया कि फीमेल, पहली क्लासिफिकेशन ये हो गई। उसके फिर मैंने देखा कि उसके अंदर फर्दर ग्रुपिंग ये की कि कुछ इस सेशन के हैं, कुछ पिछले सेशन के हैं। मेल के अंदर भी दो ग्रुप बन गए, फीमेल के अंदर भी ग्रुप। फिर मेल के अंदर फिर मत पता चला कि जो इस सेशन के भी हैं उनमें से कुछ आईएजीएस से हैं, कुछ बाहर से हैं। ठीक है, जिस तरह जैन 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 बाहर से आया है। ठीक है, तो हम ना क्लासिफिकेशन के थ्रू मुझे पता चल जाएगा। जैसे लड़कियों के अंदर भी है कुछ दो सेशन की बोला ना बात होगी, फिर उस सेशन के अंदर भी कुछ कुछ बाहर से है, कुछ इस तरह हमें काफी हद तक समझ आ जाएगी कि इस क्लास के अंदर जो लोग हैं। और दूसरा फिर हर एक का बिहेवियर। अच्छा, इसी तरह ही अगर आपने जीन के फंक्शन स्टडी करते हैं, जीन के। अच्छा, आप लोगों को अगर बाहर से कोई बंदा बुलाएगा तो क्या करेगा? आपका एक आईडी कार्ड हो, आईडी कार्ड होगा, और उस या एक आईडी नंबर होगा जिसके थ्रू हम आप लोगों को पहचान सकते हैं। क्या सकते हैं? पहचान सकते हैं। तो अब जीन ओंटोलॉजी क्या होती है? जीन का मतलब है कि जीन ओंटोलॉजी का मतलब है जीन के फंक्शन को स्टडी करना। इसको करना, जीन के फंक्शन को स्टडी करना। अब इसके लिए ना फर्ज किया हम कहते हैं कि जो है ना कुनैन, फर्ज किया आपकी क्लास के अंदर ना हम डिफरेंट करेक्टर्स हैं। फर्ज किया कुनैन जो है ना वो अच्छा किक लगा लेता है। ठीक है, उसको हमने एक करेक्टर का नाम दे दिया। क्या दे दिया? ये एक करेक्टर है। जो जैन है वो थ्रो अच्छी फेंक लेता है, ये एक अलहदा करेक्टर है। एहसन जो है वो अच्छा गोलकीपर है, ये एक अलहदा करेक्टर है। जो जो है आपकी वजीहा जो है वो अच्छे क्या कर लेती है? अच्छे पौधे लगा लेती है। ठीक है, तो और इनोवेटर है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती है जो कि दुनिया में कोई नहीं करती। जो है आपकी लाइबा जो है वो गाय को पट्ठे अच्छे डाल लेती है। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट हर करेक्टर को ना हमने। अच्छा, अच्छा, कोई भी चीज, अब आपकी क्लास की बिहेवियर को स्टडी करना ना, मैं पहले आपकी क्लास के जो हर करेक्टरों को ना उसको डेटे में कन्वर्ट करूंगा। किसमें? पर डेटा क्या होता है? नंबर। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ नंबर होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बोलती है। फर्ज फर्ज क्या बोलने को कहते हैं कि चीखती है, नॉर्मल चीखती है, आकर चीखती है, बिल्कुल नहीं चीखती, बिल्कुल नहीं बोलती। इनको हमने नंबर में फर्ज के जीरो, एक को वन जीरो कह दिया, जो बिल्कुल नहीं चीखती, रेटिंग कर दी। ठीक है, हमने क्या कर लिया? उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया। किसमें? हमने उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गई? अच्छा, अब हमने देखा कि जो लाइबा है ना, इसका नंबर जो थ्री है चीखने में। अच्छा, लेकिन इसकी रनिंग में नंबर टू है। हर करेक्टर को हमने एक नंबर दे दिया। एक क्या दे दिया? नंबर दे दिया। इसी तरह रनिंग को एक नंबर दे दिया, और अगर बहुत ज्यादा तेज रन कर रहा है उसका और नंबर। हर एक को ना हमने एक आईडी दे दिया। क्या दे दिया? आईडी या एक नंबर दे दिया। हम अब उस नंबर की बेस के ऊपर दोबारा को हमने और नंबर दे दिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस नंबर की बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हम डाटा जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और उससे डाटा एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, अब कंप्लेक्स
ये जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको स्टडी करना है। अब क्या हुआ कि हमारे पास दो पौधे हैं, एक पौधे को हमने ड्राउट कर दिया, एक पौधे को हमने नॉर्मल रखा। अब हमने देखा कि जिस पौधे को नॉर्मल रखा था, जिस पौधे को नॉर्मल रखा था, उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, हमने मालूम, हमारे पास एक इर्गा मीटर है। क्या है? एक मीटर है, उसको कहते हैं इंफ्रारेड गैस एनालाइजर। वो क्या करता है कि उसको लीफ के साथ हम अटैच करें ना, तो लीफ के अंदर जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है, वो मेजर कर लेता है। क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर वो पौधा जो है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वो हमें मेजर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? फर्क किया, हमने देखा कि एक कंट्रोल प्लांट है, एक ड्राउट वाला है। हमने देखा कि कंट्रोल के अंदर 200 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक सेकंड के अंदर क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब हमने ड्राउट पौधे को दिया तो 5 मिले, कम हो गए। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? ड्राउट के दौरान ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, प्रोडक्शन, वो कम हो गई। जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो गई, इट मीन फोटोसिंथेसिस कम हो गई। हम कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो गई ड्यूरिंग ड्राउट। ऐसा ही है। हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस रिजल्ट्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि उस पौधे के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, इट मीन ड्राउट के दौरान फोटोसिंथेसिस का लेवल कम हो गया। इसकी एग्जांपल यही है कि हम यहां पर बैठे हैं, हम यहां पर बैठे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फर्क है, ये क्लोरोप्लास्ट है। वहां का भी आग, हमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या होगा, तो ये साफ वाला जो सेल है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये चाहे, माइटोकॉन्ड्रिया ने आग बुझानी है। अब वो चाहेगा कि मेरे पास जो लेबर है वो कम है, ये वाले मॉलिक्यूल सारे हम, जब नए मॉलिक्यूल जो बनेंगे ना, अब वो कहेंगे कि हमारे पास पीछे मटेरियल इतना ही है, थोड़ा सा ही है। अब हम उसको कहेंगे कि वो प्रोटीन ना बने जो क्लोरोप्लास्ट वाली है, उससे सिर्फ वो प्रोटीन बन जाए जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली है। अब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डाउन हो गया और आग बुझाने वाला इट मींस अब हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एटीपी हमने देखे। एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे थे पहले 50 थे, अब 200 हो गए। इट मींस अब इसका मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक्सटेल हो गया। ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस था, हम कह सकते हैं कि ड्राउट के दौरान क्या होता है कि रेस्पिरेशनरी जो सेलुलर रेस्पिरेशन पाथवे है ना, वो पढ़, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इन छोटी छोटी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एंड अप विद अ सरप्राइजिंग कंक्लूजन्स। अब हमें ये समझ आ गई व्हाट हैपन ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस के सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो गई, फोटोसिंथेसिस कम हो गई। ये दो अभी तक हमारे पास दो पाथवे जो थे वो हमें मिल गए कि एक पाथवे बड़ा बढ़ गया और एक पाथवे कम हो गया। हम भी ऐसे ही करेंगे, इधर बैठे भी ऐसे ही करेंगे ना। ये यहां पर हम बैठे, हम लेक्चर नहीं दे रहे होंगे, बाहर आग लगी होगी, है ऐसा, तो रंग होर साड़ा काला हो फर्ज गया भी, जिस तरह वो हो जाएगा अगर हम इधर ही बैठे रहे, तो हम या तो भाग जाएंगे या दूसरों की हेल्प करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प करनी शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली ऐसा रोजमर्रा जिंदगी में भी होगा।
और ऐसा ही रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा हमारे सेल्फ में भी ऐसा ही होगा, है समझा? ये वो सोशल लाइफ है, जिस तरह नॉर्मल सोशल लाइफ होती है, बड़ा ही आसान तरीके से समझने के लिए रिसर्च को इतने मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको सिर्फ आप लोगों ने ना सादा लफ्जों में सीखने की कोशिश करनी है, जिसमें सादा लफ्जों में इसको एक दो पैरामीटर हमने स्टडी कर लिए, एट ए टाइम एक करें, एक का सारा। अब तीसरा हमने देखा कि ग्लूकोज का लेवल, अब देखा कि ग्लूकोज का जो लेवल है कंट्रोल के दौरान 50 मालिक्यूल, कंट्रोल के दरमियान दौरान 2% ग्लूकोज का लेवल था। 2% का मतलब है 2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द टोटल वेट, 2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द टोटल जो सेल का, जो हम क्रश करते हैं तो उसके बाद जो हमें मिलता है 2% का मतलब वो होगा। लेकिन जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, तो इसके बाद ग्राउंड स्ट्रेस आया, तो उसके बाद ये रह गया 0.5%। व्हाट डज इट मीन? ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ग्लूकोज कहां बनती है, कैसे बनती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन जलती है और ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन बाहर आ जाती है और ग्लूकोज, इट मींस अगर 2.5% ग्लूकोज रह गई है, इट मींस दैट क्या हुआ? पौधे के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। हम कह सकते हैं कि पौधे के अंदर अगर ड्राउट की वजह से यील्ड कम आई है, पर क्या हमने देखा कि यील्ड भी ड्राउट की वजह से कम आ गई, तो हम इस यील्ड को कैसे कोरिलेट करेंगे कि ड्राउट स्ट्रेस के दौरान फोटोसिंथेसिस का लेवल कम हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा हो गई, और उस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनना ज्यादा शुरू हो गए, और ग्लूकोज जो ऑलरेडी थी वो कंज्यूम हो गई, और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही थी, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही थी, इसलिए ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। और ये हम इन 3-4 एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जी सैर बताइए क्या कंक्लूजन निकली हमने? तो हो गया, क्यों लो हुआ है? एक तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, एक वजह। दूसरा, रेस्पिरेशन जब हो रही थी तो ग्लूकोज कंज्यूम होते हैं, क्या करता है? जो ग्लूकोज क्या होता है, कंज्यूम हो रहा है। एटीपी ज्यादा बढ़े हैं, एटीपी क्यों ज्यादा बढ़ेगा? वो ग्लूकोज कंज्यूम हो गई, एटीपी रेस्पिरेशन वो ज्यादा हो गई। मेरी बात समझ आई ना? और ग्लूकोज कम हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। हम कह सकते हैं कि ड्राउट के दौरान उस पौधे के अंदर ये 3-4 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कम या ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से अच्छा ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। अब आपने देखना है कि हमने देखा कि पूरी दुनिया के तमाम पौधों के अंदर जब भी हमने ये एनालिसिस देखे, पेपर पढ़ा, हमने रिव्यू लिटरेचर पढ़ा, तो उसके दौरान भी ड्राउट के दौरान ग्लूकोज का लेवल कम होता है। फर्ज किया, मैं कह रहा हूं फर्ज किया आपने वो एक एक्सपेरिमेंट रिसर्च पढ़ी कि किसी ने ड्राउट स्ट्रेस दिया सोयाबीन को, तो उसके अंदर भी ग्लूकोज का लेवल कम हो गया ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस। फिर आपने देखा, आपने टोमेटो के अंदर रिसर्च पढ़ी, उसके में भी। फिर आपने देखा कि टोमेटो की कई वैरायटीज के अंदर, डिफरेंट वैरायटीज के अंदर भी जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ड्राउट के दौरान ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली या लकीली आपने एक ऐसी वैरायटी मिली जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने की बजाय बढ़ गया ड्राउट स्ट्रेस के दौरान। व्हाट डज इट मीन? Maybe more drought. It means there might be a drought resistant, drought insensitive. Drought insensitive का मतलब वो होगा जो drought से affect हो, drought insensitive। अब आप
आपने एक मेथड डेवलप कर लिया, एक मेथड के थ्रू पता चलेगा कि ये पौधा अगर ड्राउट टॉलरेंट है, उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल अप हो जाता है। अब आप इसको पेटेंट करा सकते हो। पेटेंट, पेटेंट किसे कहते हैं? इनोवेशंस होती हैं, आप दुनिया को बताते हो कि मेरे ने इतने अपनी रिसर्च के दौरान पेटेंट कराए हैं। तो आप उस पोटैटो की वैरायटी को, उस वैरायटी को आप क्या करा सकते हो, लेकिन उसको कैसे कन्विंस करेंगे? आप उनको बताएंगे कि दुनिया के अंदर जितनी भी पोटैटो की वैरायटीज है, उनके अंदर ड्राउट के दौरान ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर ग्लूकोज का ड्राउट टेस्ट के दौरान ग्लूकोज का लेवल अप कम होता है। That's why that is different from all the rest of the potato varieties in the world. And this uniqueness is only identified by me. जब मैंने ये वैरायटी डेवलप की, जब मैंने जो ऐसा ब्रीडिंग के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू, या नेचुरल सिलेक्शन की आपने, या आपने कहीं से लाके में नेचुरली वाइल्ड टाइप को वैरायटी थी वो देखी, आप लेकर आ गए और उसको में से ये एनालिसिस करके आपने दुनिया को बताया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मेरी बात की समझ आई ना? तो अब आप रिसर्च करके सरप्राइजिंग कंक्लूजन्स के ऊपर जा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक मिनट, ये मेरा फोन आ रहा है तुम्हारे में। अस्सलाम वालेकुम। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हमने ये लिंक करना है विद थ्री थिंग्स। अगर ये ड्राउट टॉलरेंट है तो अकेला ग्लूकोज लेवल अब हाई कैसे हुआ? ये ग्लूकोज लेवल हाई कैसे हुआ है? इसको आप लिंक करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पाथवे जो है वो कम हुए हैं, कौन कौन से पाथवे ज्यादा हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन पाथवे के अंदर यहाँ पर हमने दो चीजें भी मालूम डिस्कवर की है। एक क्या किया है कि कौन कौन सा ऑर्गेनल, सब सेलुलर ऑर्गेनल जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हुआ है, और कौन कौन सा सब सेलुलर ऑर्गेनल जो है कम एक्टिवेट हुआ है। अगर हम हर बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको भी एक नंबर दे दें। जैसे मैंने करैक्टर को नंबर दिए थे, जिस तरह मैंने एक करैक्टर को नंबर दिए थे, इसी तरह ही हर बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम एक, जैसा फोटोसिंथेसिस है उसको GO1 कह दें, जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसको कह दें GO2। इसी तरह ही जो आपका वो दूसरा है, तीसरा चौथा क्या है कि आपका एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे है, क्रैब साइकिल है, उसको गो 4 दे दें। कैल्वन साइकिल है, गो 5। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, गो 6। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, फिर ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस पाथवे है, गो 7। ऑक्सीजन मूवमेंट, जो सेल टू सेल मूवमेंट होती है, उसके लिए उसको हम अलहदा से एक नंबर दे दें। फिर इसी तरह ये एक और तरीके से नंबरिंग हो गई। फिर दूसरा हमने नंबर किया सब सेलुलर ऑर्गेनल को। तो या माइटोकॉन्ड्रिया को 01 नंबर दे दिया, सेल मेम्ब्रेन को आएगा 02 दे दिया, सेल वॉल को 03 दे दिया, कॉल्जी बॉडीज को 04। हम इसको भी नंबर दे दिया। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? हमने हर चीज को एक नंबर, पहला तो हमने सिंपल दे पढ़ा कि ड्राउट के दौरान होता क्या है। अब हमने ये पढ़ा कि ये जो हुआ है, यहां तक आप रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकते हो हॉर्टिकल्चर की, दैट्स इट। भी आपने सिर्फ ये देखा कि ड्राउट के दौरान ऑक्सीजन ज्यादा हुई है, ये कम हुई है, वो कम हुई है, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन के लिए वो नीड टू समथिंग मोर। अगर आपने उसको हाई लेवल के ऊपर पेपर के अंदर पब्लिश करवाना है, नॉर्मली यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है, जो मैंने अभी तक पहले बताया था ना, ये 4-5 चीजें इतना काम करते हैं और पब्लिक
कर देते हैं। मेरे कई थीसिस भी हुए बच्चों के, अभी बलाल है, उसने जो एमएससी में काम किया है, इस तरह बिलाल है, सलमान एहसन है, इन लोगों ने बस इतना सा काम किया है। सलमान एहसन, ठीक है, उन सब ने ऐसा ही काम किया है, भी सादा सादा सा काम कर लिया और वो थीसिस हो गया उनका। थीसिस हो जाता है, कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, मेरी भी थीसिस हो गया है, माशाल्लाह पब्लिश हो गया, काम हो गया। अच्छा, लेकिन अगर इससे ज्यादा करना है तो अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूँ कि इसके अंदर अगर मिर्च मसाला हांडी पकानी है तो ये यहाँ तक काम करेंगे तो वो हो गया, आसानी से हो जाता है, हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन सब को तीसरी बात क्या होगी। एक तो हमारा पहला काम क्या था, बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो क्या है कुनैन, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, पूरा प्रोसेस है जिसको हम पूरा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, वो भी पूरा एक, उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। उनको हमने एक नाम दे दिया, एक कोड दे दिया। फिर हमने क्या किया, तो अब है सब सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, वो भी हमने कर दिया, वो भी हमने उनको भी एक एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर तेजी आई है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर तेजी आई है, तो वो कौन सा ऐसा एंजाइम है, फर्ज किया मैं कहता हूं कि एक कौन सा ऐसा एंजाइम है जो वर्किंग तेज कर रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन तेज हो रही है। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पर एक बायोलॉजिकल फोटोसिंथेसिस हो रही है, फिर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाले कुछ जीन होंगे, प्रोटीन होंगी, उनको कहते हैं रूबिस्को, उसे क्या कहते हैं, रूबिस्को। फिर वो प्रोटीन आती है, फिर वो सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट, फोटो मीन सनलाइट आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, उस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में केमिकल रिएक्शन करवाती है और ग्लूकोज बनता है। इट मीन ये एक एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर 8 10 12 एंजाइम्स इन्वॉल्व है। हर एंजाइम को भी, हमके फंक्शन को भी हमने एक नाम दे दिया। फर्ज क्या, कुछ एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करते होते हैं, केमिकल रिएक्शन। फर्ज किया कोई एडिशन हो रही है, इनमें दो मालिक्यूल आपस में कंबाइन हो रही है, उसे हम एडिशन कहेंगे। अगर एक मालिक्यूल टूट के दो डिफरेंट मालिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम कहेंगे सब्सट्रैक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर एक मालिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। एक मालिक्यूल के ऊपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और उसे रिडक्शन, उस एंजाइम को कहेंगे रिडक्टेज। अब इस एक्टिविटी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फंक्शन। अब रिडक्टेज को हम गो 01 कह दिया, ऑक्सीडेशन को गो 02 कह दिया, कैटालाइटिक रिएक्शन हुआ है कैटा, तो उसको हम गो 3 कह दिया, डीएनए बाइंडिंग हुई है 4, ठीक है। इस तरह जो एग्जैक्ट प्रोटीन का जो फंक्शन है उसको हमने अलहदा से नंबरिंग दे दी। इस तरह नंबरिंग दे के उस जीन के फंक्शन को स्टडी करना, इसे कहते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। क्या कहते हैं, जीन ऑन्टोलॉजी। अब ये क्या है, जीन ऑन्टोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क फॉर मॉडल, जीन एंटोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क, क्या है, कोई वर्क है फॉर द मॉडल ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन से केमिकल रिएक्शन होने, और उसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन का ज्यादा हो जाना, फोटोसिंथेसिस का कम हो जाना, इस पूरे को हम कहते हैं सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, जिस तरह आप आते हैं, क्लासें पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं, दूसरी क्लास पढ़ते हैं, तीसरी क्लास पढ़ते हैं, हम एक सिस्टम में रह रहे हैं। फिर आप थीसिस होता है, आपका सिनॉप्सिस होता है, फिर आपके वाइवा होता है, ये पूरा एक सिस्टम है। इस सारे को हम क्या कहते हैं,
जिसके पूरे सिस्टम से आपको गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपकी, और हर सिस्टम में आपको पास करना पड़ता है, तब जाकर एक डिग्री मिलती है। सिमिलरली जीन एंटोलॉजी क्या है कि जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हमें इन तमाम सिस्टम से गुजर के हमें पता चलता है कि जीन का फंक्शन क्या है। लेकिन उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जिस तरह अगर ये डिपार्टमेंट ना हो, ये मॉडल ना हो, आपको डिग्री हॉर्टिकल्चर में डिग्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट मींस ये जो जीन इंटोलॉजी है ना, ये एक मॉडल देता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि कैसे आपने इस जीन के फंक्शन को स्टडी करना है। जिस तरह आपके फंक्शन को इंप्रूव करना है, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा अब मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ यार। आप पुराने जमाने में ना जो होते थे ना बादशाह, वो अपने बच्चों को, जिसको हम उनको वो कहते थे शहजादे, आप सब शहजादी है ना हमारी, वो क्या है? वो शहजादे। अच्छा वो बताए, वो शहजादों को ना ट्रेन करते थे। क्यों ट्रेन करते थे? उनको पता होता था कल को इन्होंने बात, इनमें से किसी एक ने बादशाह बनना है, जंगें लड़नी है, उसने रियासत को संभालना है। मैं अक्सर कहता हूं तो कुनैन, आपका एक बच्चा है, आप उसको कैसे बहादुर बना सकते हैं? बताएं। एक छोटा सा बच्चा है, आप उसको किस तरह ट्रेन करें को बड़ा होके बहादुर बन जाए, बड़ा होके उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब पहले से उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो, उसको मुश्किलात में अकेला छोड़ दिया जाए कि वो खुद सीखे। ये हाँ, दिस आप बताएं। छोटा बच्चा उसको नहीं पता, उसको मेन चीज है ना। अब एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता। फर्ज किया ये कोयला पड़ा, आग लगी हुई है कोयले को। अब एक छोटा बच्चा, वो समझता है ये टॉय है, और वो मुंह में डाल लेता है, तो क्या होता है? बेचारे की जुबान चल जाएगी, और शायद वो पूरी जिंदगी के लिए ठीक ना हो। लेकिन ये बताना उसको किसने है? माँ बाप ने, किसी ट्रेनर ने। ठीक है। बादशाह जो होते थे ना, बादशाह, वो अपने जो शहजादे होते थे ना, उनको ऐसी ऐसी जगह भेजते होते थे जहां ना वो ट्रेन हो जाते थे। उनको घोड़सवारी, पता नहीं स्विमिंग थे, उनको माइंड को शार्प करने के लिए, उनको हर लिहाज से ना बादशाह जो होते थे वो अपने, उनको पता होता था इन्होंने आगे जाके, अगर ये थोड़ी सी बात से डर जाए, एक मुल्क ने माड़ी जी धमकी दे दी ते अपनी फौजों ਨੂੰ पीछे कर ले, तो मैं नहीं इस तरह सहारा। अब मैं समझता हूं कि अगर किसी बच्चा ना, आप अगर आज भी देखते हो, आजकल कई बंदे होते हैं बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो लड़ते भी, लड़ाकू भी बड़े होते हैं, वो इतने लड़ाकू होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं कि मैं मार देना है, चाहे आप कोटबाज खा ही लवे, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। अच्छा वो ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे आ जाता है? तो जो करना चाहिए है कुरैन ऐसा कॉन्फिडेंस? आप पठान है? अच्छा उधर हो, गिलगित। तो कैसे एक बच्चे के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर कैसे बिल्ड हो जाता है? फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली जेनेटिक्स इसको कहते हैं। अच्छा, इट मीन्स दैट जो बादशाह होते हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। एक रियासत क्या कर सकती है कि हर बच्चे को शहजादा समझे? वो तो बादशाह ना अपने बच्चों को ट्रेन करते थे। एक ये पाकिस्तान की रियासत है, तमाम बच्चों को शहजादे समझती है? पूरा। नहीं समझती ना। ठीक है, आपको भी शहजादों की तरह ट्रीट करें तो हम, और फिर अच्छा अब हमें बीइंग, हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, आपको इस तरह ट्रेन करें
कि आपने कल को किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सरबराह बनना है, किसी लैब का हेड बनना है, सरबराह बनना है, आपके अंदर वो डिसीजन पावर हो, आपके अंदर वो कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप फौरन उसको, हमको इस तरह आपको ट्रेन करें। ठीक है, चीजें समझ आ रही है आपको? आप भी हमारे शहजादे शहजादियां हैं। ठीक है, आप लोगों को भी वैसे ही हम ट्रेन करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए हॉर्टिकल्चर के अंदर, यू कैन इजिली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। पर क्या आपको पता है, आप एक हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड है या किसी लैब के हेड है, और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, आप कन्विंस भी कर सकते हो सेक्रेटरी लेवल के लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, कि आप इतने पैसे देंगे इस डिपार्टमेंट को, अगर आपने ये काम ना दिया तो ये मुल्क के लिए और नुकसानदेह है। आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर भी, इट मींस आपके पास वो नॉलेज और वो कन्विंसिंग पावर कब आएगी, व्हेन यू, आपकी ट्रेनिंग, वो आपको ट्रेन उस तरीके से किया गया होगा। जिस तरह एक छोटा बच्चा है, उसको पहले हम क्या सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं, उसको स्विमिंग भी सिखाते हैं, उनको नेजा जैसा वो सुने यहूदी करते हैं बच्चे, छोटे होंगे बच्चे ना, वो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग, उनको बिजनेस करना सिखाते हैं, वो स्किल सिखाते हैं। इसलिए तो वो दुनिया के अंदर ना, रुथ चाइल्ड फैमिली जो है, पता है आपको सुना है। क्या है रुथ चाइल्ड? रुथ चाइल्ड जो है ना, एक 1795 में ना एक बंदा पैदा हुआ था जर्मनी में, ज्यूश। और उन्होंने बाद में पैदा होने के बाद ना, उसने सोचा कि पूरी दुनिया का ना, के कब्जा करने के लिए इसके सरमायादार जो है ना, सरमाया, उसको अपने हाथ में कब्जा किया जाए। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के सिस्टम स्टैब्लिश किए कि सारा सरमाया ना, उन्होंने बैंक बनाए, और वो सारा सरमाया उन्हीं की फैमिली के पास आता रहा। और जब ये 1800 आया, 1900 आया, वो दुनिया की अमीर फैमिलीज में उन्होंने फिर अपने बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे की कि कैसे हमने, अब वो जो भी उनका बच्चा पैदा होता है ना, उनको मेरे बिजनेस करना सिखाते हैं, आपको पता है। इसलिए यहूदी अपने बच्चों को, वो शायद इंजीनियर नहीं बनाते, वो वो दूसरी चीजें नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाते हैं। पूरी दुनिया का जो सरमाया सरमाया है वो, ताकि उनके ऊपर उनकी, आज भी आईएमएफ किनके पास है, उन्हीं के पास है, उनकी फैमिली है, रुथ चाइल्ड फैमिली। इसके बारे में आप कभी इंटरनेट पे सर्च आउट कीजिएगा, और उनकी आजकल कौन कौन से दुनिया की अमीर तरीन उस फैमिली के मेंबर्स हैं, और दुनिया में कहाँ कहाँ हैं, आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया का सरमायादाराना निजाम जो है ना, वो किनके। हम तो आईएमएफ, जो ये वर्ल्ड बैंक, ये जो चीजें हैं ना, ये तो अभी हमें कंट्रोल कैसे करती हैं, उन्होंने आगे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाना है, दे ऑल आर ट्रेड। और वो कई 200-300 सालों से दुनिया में वो छाए हुए हैं। मेरी बात की समझ आ रही है ना? अभी भी आप देख लोगे 100 साल बाद आपके साथ क्या होगा, अगर हमने उनके मुताबिक अपने आप को, माइंड को ट्रेंड ना किया, अपने आप को चेंज ना किया, हमने कुछ ना कुछ चीजें उसके मुताबिक मॉडल सिस्टम ना दिए, तो हम अब जरा पीछे से पीछे से पीछे जाते रहे। आज से 2-3 साल पहले, 200 साल पहले, ये काम दुनिया के अंदर जो छाए होते थे वो मुसलमान होते थे। ठीक है, लेकिन अब हम, आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड तो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कब बनी है? दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाती है, कहा जाता है कि ये 1100 के, 1000 1100 में बनी है। आपको पता है ये क्या चीज थी? ये एक चर्च होते थे, जहां पर सिर्फ रिलीजियस तालीम दी जाती थी। ये जिस तरह हमारे मदरसे, सिर्फ मदरसे थे। इवन 1600 तक सिर्फ मदरसे थे, मदरसे, चर्च थे। क्या थे? चर्च थे। एक डिपार्टमेंट जो उनका बना था ना, 1635 के अंदर, जो पहला नॉन रिलीजियस डिपार्टमेंट बना था उधर, वो था डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक। हाँ, तो वो भी थी नहीं, रिलीजियस तो नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। अब वो क्या किया उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में,
जब उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक बनाया, उस दौरान पूरी उस दुनिया में जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक बुक्स थी, वो अरेबिक में थी। वो किस में थी? क्योंकि मुसलमानों ने रिसर्च करके, अब वो जो डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक जब उन्होंने बनाया, तो फिर सारी अरबी की जो थी ना मुसलमानों की किताबें, उन्होंने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। जिस अच्छा, उससे पहले 1200 जब से इस्लाम आया और 1600 तक, इसको यूरोप को डार्क एजेस कहा जाता है। इस दौर को यूरोप के डार्क एजेस में कहा जाता है कि जो वो जहल थे, उनको पता ही नहीं था पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान अमेरिका था उस टाइम ना। फिर उन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक जब बनाया ना, तो सारी मुसलमानों की बुक्स जो थी उनको अरबी से इंग्लिश में, और फ्रांस में फ्रेंच में, और इन दो चीजों में उन्होंने उनको कन्वर्ट किया। फिर बाद में ये चीजें बनानी शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये रुथ चाइल्ड फैमिली आ गई, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी शुरू कर दी। आप देखना न्यूटन, आप देखोगे अक्सर, आप कोई प्रेजेंटेशन सुन रहे होगे ना, अच्छा बड़े जो गोरे हैं ना, दे आर वेरी क्लेवर। वो क्या करते हैं, अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने कितने बीसीसी पहले एवोल्यूशन के नजरिए के ऊपर काम किया। वो काम, वो दो तीन चार एग्जाम्पल उनके देने के बाद ना, डायरेक्ट 1600 1700 में चले जाते हैं। आप अक्सर, आप ना वो वीडियो देखें कोई ऐसी, जहां पर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, वो क्या कर रहे होंगे, रोमन एम्पायर में ऐसा हुआ, और उसके बाद डायरेक्ट वो न्यूटन के ऊपर आ जाते हैं। कहाँ? 1600 में, 1700 में। उससे पीछे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके पीछे वो नहीं, वो बयान नहीं कर रहे होते। वाई? वो मुसलमानों ने की हुई है। अब वो मीडिया का वार है, मीडिया का दौर है। वो जहरा वो कोलंबस कहते हैं ना, अमेरिका, ये जो क्या था, स्पेनिश था, सुना है? उससे पहले एक मुसलमान मूसा था, इजिप्शियन उसका नाम था। उसने भी पहले लैटिन अमेरिका डिस्कवर कर लिया था उससे पहले, लेकिन वो कभी आपको, ठीक है, अब वो अरेबिक लैंग्वेज को कन्वर्ट किया। फिर दुनिया के अंदर उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की। मैनचेस्टर सिटी, जिसको फैसलाबाद को कहा जाता है ना, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक वहां पर इंडस्ट्री लगाई। इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सरमाया कराना निजाम ते फिर दुनिया में एक नया निजाम दिया, और उस निजाम के थ्रू इन्होंने फिर सल्तनत उस्मानिया के टोटे टोटे किए। ठीक है, अब भी ये पिछले 300 400 500 साल, 300 400 साल के अंदर आज जो कंडीशन है ना हमारी, इनके बारे में उन्होंने सोचना कब शुरू किया था? 1600 1700 के। लेकिन वो, उनको 200 300 साल लगे, फिर सारा ये काम सारे का सारा। समझ आ रही है आपको? आप मेरे लिहाज से आपको ना हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वाई वी आर वेयर वी आर गोइंग, वाई वी आर वेयर वी आर, व्हाट विल बी हैपन टू आर, ये कैसा होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें जस्ट ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज टर्म यूज टू डिस्क्राइब जीन फंक्शंस, डाटा एनालिसिस। वो मैंने कहा था कि अगर आपने डाटा एनालिसिस करना है, तो आपको उनको एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर थ्री मेन ऑन्टोलॉजीज हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। मेटाबॉलिज्म एंड सिग्नलिंग पाथवे दैट अकर इन द सेल्स। फिर वो आ गया मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, वो एंजाइम की, हर एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको हम, इंपॉर्टेंस क्या है, की रोल इन स्टडी गो प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मैंने गो टर्म बताई थी ना, 0 1 0 है, तो वो इंपॉर्टेंस, और दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जीन फंक्शन एंड रिलेशनशिप, दैट इज पाइवोटल फॉर एनोटेशन एंड कंपैरेटिव स्टडी। हमने ये मालूम करना है आप सबका, आपस में कंपैरिजन कैसे करना है, कौन आपको मैंने स्टडी करना है, आपका बारे में नॉलेज लेना है। तो डेफिनेटली अगर आपने, आप सबको के बारे में मैंने नॉलेज करना है, तो मुझे आप तो सबको आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही है, फाइका क्या करती है, फाइका
कब आती है, कब जाती है, कब खाती है, क्या खाती है, निम्रा इसके साथ क्या इसका फातिमा का इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो वो मैं कैसे पता चलेगा? ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी के साथ। ठीक है, और ये चीजें हम इस स्टडी को करने के लिए एक मॉडल चाहिए, और मॉडल हमें जीन ओंटोलॉजी। समझ आ रही है? सादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं समझ आ रही, यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू वांट, कैन एज यू वांट। ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट रिसर्च के अंदर इसका? जीन फैमिली ग्रो टुगेदर दैट शेयर सिमिलर फंक्शन एंड ट्रेड। जीन फैमिली किसे कहते हैं? जो जीन फैमिली उनके सब उनकी फैमिली सर्किल के फंक्शन और अच्छा, ये जीन फैमिली मेंबर वो होते हैं जिनके फंक्शन सेम हो, वो तमाम रिलेटेड जीन्स जिनके फंक्शन सेम हो, और वो कॉमन इंसेस्टर से आएंगे। कॉमन इंसेस्टर क्या है? और उसके कॉमन औजार होना, उनके पिछले औजार एक दादा दादी, दादे के दादे के दादे के दादे के दादे के दादे के दादा, वो भी सेम हो। ठीक है। अच्छा, अब जीन ओंटोलॉजी के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये देखें ना, अब क्या है, सबसे पहले क्या था? बायोलॉजिकल प्रोसेस डाटा, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, जिसका सेलुलर रिस्पांस टू स्टिमुलस। दूसरा क्या है? एक्टिविटी परफॉर्म बाय जीन प्रोडक्ट, एक्टिविटीज परफॉर्म बाय जीन प्रोडक्ट। उसके बाद है सेल कंपोनेंट, ये मैंने बता दिया कि वे जीन प्रोडक्ट आर लोकेटेड, पर क्या न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और को जो भी है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ये कौन गया हुआ? आयशा कौन? अच्छा, आयशा सलीम। ओके। अच्छा, उसके बाद है कम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये सेल कंपोनेंट था। अब कम्प्लेक्सेस क्या है? फर्ज किया हमने 10-12 प्रोटीन ऐसी मिली जो कि सिर्फ जब हमने शीशा सेल में मोबिलाइजेशन का पता चला, तो पता चला कि सारी की सारी राइबोसोम में इसकी लोकलाइजेशन है। इट मींस दैट वो 10 के 12 प्रोटीन जो है वो इकट्ठी काम कहीं करती होंगी। अगर आप ये जो 10-12-15 है ना आप लोग, ठीक है, आप सबके साथ हॉल्ट लगा हुआ है। क्या लगा? हॉट नहीं, होल्ट, एचओ। इट मींस यू आर रिलेटेड समवेयर, इकट्ठा कहीं काम कर रहे हैं इस एक ऑर्गेनल के अंदर, आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम करते हैं। इस तरह पीबीजी वालों के साथ पबजी लिखा लिखा होगा। ठीक है। और एंटोबायोलॉजी के पास कीड़े लिखा होगा। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, कीड़ा उसको होगा जो उनको। इस तरह हम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड क्या फंक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रोटीन्स दैट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इस तरह पाथवेज को भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से पाथवेज इस एनालाइज हो रहे हैं, और इसका ठीक हो गया। के बाद है, क्या हो गया? अच्छा, एप्लीकेशन क्या है? जेनेटिक मैपिंग। क्या होती है जेनेटिक? मार्कर क्या होते हैं? पहले मार्कर का होता है। आयशा, सलीम। ऐसी चीज जो हमें ये मालूम करने में हेल्प कर सके। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक मार्कर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? अगर बाहर से कोई बंदा कहे कि और 003, वो बल्कि आयशा सलीम का नंबर है, यू कैन इजीली, यहाँ पर हम मार्कर क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर हम कहेंगे इस, फर्ज किया अगर कोई कहे कि इस कमरे के अंदर एक फीमेल बैठी है, उसको लेकर आओ, तो ये फीमेलनेस एक मार्कर होगा। यहाँ पर तो 3-5-8 फीमेल बैठी है, तो दिस इज नॉट अ मार्कर। अगर कोई कहे कि येलो काफ वाली फीमेल होगी,
मिक्स है, एक येलो है, येलो स्कार्फ वाली लड़की, तो वो क्या कहाँ आई रही? इट मीन्स तो, अच्छा अब हम कहेंगे कि सबके स्कार्फ लिया हुआ है, स्कार्फ का कलर ये मार्कर होगा। पर किया ऐसे ने भी स्कार्फ लिया हुआ है, ऐसे ने भी लिया हुआ है, उसने भी लिया हुआ है, सब ने स्कार्फ लिया हुआ है, तो सबका कलर जो है वो क्या होगा? दुपट्टे का कलर वो क्या होगा? मार्कर होगा। तो अगर तो सबके वो इस तरह का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मार्कर हो सकता है। इसीलिए अगर हमने किसी कोई स्पेसिफिक फंक्शन, एक पौधा ड्राउट टॉलरेंट है, तो हमें ये मालूम करना है कि वाई क्या ड्राउट टॉलरेंट, उसका लिंक जीन को आइडेंटिफाई करना, वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, फिर हम एक मार्कर भी उसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। पर किया यहाँ ये हमारे प्लांट है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंट जीन है टूबा, ठीक है। अब एक और प्लांट है उसके अंदर टूबा का एक और फॉर्म है, लेकिन वो रेजिस्टेंट नहीं है। आप बड़ी ए है उधर कुछ छोटी ए है, ठीक है। अब हम कहते हैं दोनों को आपस में करवाया क्रॉस, क्रॉस करवाने के बाद हम देखते हैं कि पौधे सिर्फ वो सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर बड़ी टूबा हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास डीएनए का प्राइमरी सीक्वेंस ऐसी है और वो सिर्फ टूबा को तलाश मार कर सकती हो, तो उसको हम कहेंगे मार्कर। उसे हम क्या कहेंगे? इट मींस हम मार्कर डेवलप कर सकते हैं दैट हेल्प फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर लिंक टू अ स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक ड्राउट टॉलरेंट ट्रेट है उसके साथ लिंक करने के लिए अगर हमें मार्कर डेवलप कर रहे हैं। पहले लोग ना बड़े मुश्किल तरीके से मार्कर डेवलप करते थे। आजकल जब से ये जीनोमिक ये सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी आई है, तो वी कैन इजीली बहुत आसान, इसलिए जो जीनोमाइट एनालिसिस और जीनोमिक एनालिसिस ही आजकल पूरी दुनिया में चल रहे हैं, एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो मार्कर डेवलपमेंट जो टेक्निक्स थी उसकी बजाय दुनिया इसकी तरफ आई हुई है। फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, असिस्ट इन स्टडीइंग एवोल्यूशन रिलेशनशिप अमंग प्लांट स्पीशीज बेस्ड ऑन जीन फंक्शंस। हमें पता चल सकता है कि हमने आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो प्लांट की क्लासिफिकेशन हो रही है ना, वो डीएनए बेस हो रही है। जो मॉर्फोलॉजिकल बेस कैरेक्टर्स थे ना, उनकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम है ना वो खत्म हो गए हैं। आजकल एंजियोस्पर्मी फाइलोजेनी ग्रुप है, एपीजी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? एपीजी क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो पूरी दुनिया के अंदर वर्क कर रहा है, और उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मी फाइलोजेनेटिक ग्रुप। और वही आप एक इंटरनेशनल बॉडी है जो नई प्लांट की स्पीशीज को क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करती है। फिर फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर ये है कि क्या है कि योर स्क्रीन इज पॉज्ड, ठीक है। ओके, हेल्प इन एनोटेटिंग जीन फंक्शंस है, वो भी ऑलरेडी हमने बता दिया। और रोल इन जीनोमिक्स है, फंक्शन एनोटेशन असाइन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू ए जीन, इट एसेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग जीनोम सीक्वेंस एंड डिस्कवरिंग जीन फंक्शंस। फिर इसका जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर हम बड़ा रोल है कि जीनोम वाइड एनालिसिस यूटिलाइज कोड टू कैटेगराइज जीन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन अक्रॉस एंटायर जीनोम। फिर इसकी स्ट्रेटजी यूज होती है, टेक्निक टू ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस को यूज करके को टर्म्स उसको असाइन कर सकते हैं, और कैसे हम ये आगे इसके फंक्शनल, आज थी बेसिक कि ये होती क्या है, इसका मकसद क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम तो बताएंगे कि इसके ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटे को लेकर कैसे हम उसको असाइन कर सकते हैं वो नंबर, और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि इस सेल के अंदर हो क्या रहा है। होप यू गाइस गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन।